सोचिए महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में 1927 में हुए पानी के एक सत्याग्रह, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की एक हैरान करने वाली सैन्य रणनीति और आज की एक मल्टीनेशनल कंपनी के एयर कंडीशन्ड बोर्डरूम में भला क्या समानता हो सकती है। सतह पर देखें तो कुछ भी नहीं लगता। बिल्कुल, सतह पर तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो ये तीनों ही एक ही लड़ाई के अलग अलग मैदान हैं। और वो लड़ाई है कि सर्वाइवल, मतलब हमारे अस्तित्व के नियम आखिर तय कौन करता है ना? एग्जैक्टली। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया अक्सर ये होता है कि नियम एक बार बन गए तो बस वो फिक्स हो गए। लेकिन आज जब हम इस डीप डाइव में, मतलब इस डिबेट और डेटा की गहन चर्चा में गोता लगाने वाले हैं, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आएगी। मैं इस डीप डाइव को लेकर काफी उत्साहित हूँ। और यही बात इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। मतलब हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां वैश्विक सत्ता के गलियारों से लेकर हमारे देश की सर्वोच्च अदालत तक पुराने नियम टूट रहे हैं। हाँ, और नई वास्तविकताएं उनकी जगह ले रही हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये कोई दूर की सैद्धांतिक बहस नहीं है। इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आबोहवा और समाज में हमारी पहचान पर पड़ रहा है। सही कहा आपने। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जिनमें कुछ बेहद गंभीर भू राजनीतिक विश्लेषण, कानूनी ड्राफ्ट और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज शामिल हैं, जिनके जरिए हम ये समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे बदलाव और देश के भीतर बन रहे नए कानून कैसे काम कर रहे हैं। हाँ, कि वो कैसे एक साथ मिलकर हमारे भविष्य का नया नक्शा तैयार कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां से आज की दुनिया की सबसे बड़ी धड़कनें नियंत्रित होती हैं, वैश्विक भू राजनीति और ऊर्जा संकट। अगर हम सत्ता के इस टकराव को देखें ना, तो सबसे ताजा और हैरान करने वाला घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के बीच का है। ओहो, वो तो है। और इस घटनाक्रम ने सच में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कई जानकारों को चौंका दिया है। सच कहूं तो मुझे भी इस खबर ने बहुत उलझन में डाल दिया था। मतलब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ एक तरफा 5 दिन की युद्ध विराम यानी सीज फायर का प्रस्ताव रखा था। हाँ, जो कि बहुत अजीब था, है ना। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता के साथ मिलकर वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य का कोई स्थायी समाधान निकाल लेंगे। लेकिन हमारे स्रोतों के अनुसार ईरान ने इस प्रस्ताव को भ्रामक, अस्तित्वहीन और महज तेल की कीमतों को कंट्रोल करने की एक चालाकी बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल खारिज कर दिया। अब यहाँ मुझे रोकिए और ये समझाइए, मतलब ट्रंप जैसा नेता जिसकी पूरी छवि ही आक्रामकता प्रति की है, वो बीच युद्ध में अचानक सीज फायर की बात क्यों करेगा? ये उनके ब्रांड के बिल्कुल उलट है। सतह पर ये भले ही अटपटा लगे, लेकिन इसके पीछे के रणनीतिक और घरेलू कारण बहुत स्पष्ट हैं, जिन्हें हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। अच्छा, तो पहला कारण क्या है? पहला और सबसे बड़ा कारण है घरेलू राजनीति और पैसा। स्रोतों के मुताबिक ट्रंप को इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी संसद से वो फंड ही नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें जरूरत है। ओह, तो पैसे की कमी है। हाँ, यहाँ तक कि उनकी अपनी ही पार्टी के कई सांसद एक नए और महंगे युद्ध में उलझने के खिलाफ खुलेआम बोल रहे हैं। अच्छा, तो मतलब घर के अंदर ही बगावत हो रही है। और क्या इसका दूसरा कारण ये है कि उनके पारंपरिक सहयोगी भी अब उनका साथ छोड़ रहे हैं? क्योंकि स्रोतों में तो नाटो और यूरोप के पीछे हटने का भी जिक्र किया गया है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो पीछे आखिर हट क्यों रहे हैं। देखिए, नेटो देश इस वक्त अपनी खुद की आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, उनके अपने मसले हैं। उन्हें लगता है कि मध्य पूर्व में एक और लंबा युद्ध वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह तबाह कर देगा। यूरोप वैसे भी ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा है, वो इस आग में हाथ नहीं डालना चाहता। सही बात है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसियों द्वारा ईरान का पूरी तरह से गलत आकलन करना। किस तरह का गलत आकलन? क्या उन्हें लगा था कि ईरान तुरंत घुटने टेक देगा? लगभग ऐसा ही। मतलब अमेरिकी रणनीतिकारों ने ईरान की मानसिक दृढ़ता और उसकी जो असममित युद्ध या एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की क्षमता है ना, उसको कम आंका था। अच्छा। ईरान सीधे युद्ध के बजाय अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स और क्षेत्रीय प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिका के लिए एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसका उनके पास कोई सीधा सैन्य जवाब नहीं है। बाप रे, ये तो ऐसा है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां उसके हथियार तो आधुनिक है,
लेकिन उसे अपने ही सहयोगियों का साथ नहीं मिल रहा। हाँ, और नहीं घरेलू समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल। ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये है कि इस गतिरोध का असर सिर्फ उन दोनों देशों तक सीमित नहीं है। एग्जैक्टली। इसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ रहा है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत के लेख में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सच में डराने वाले हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है हॉर्मोज जल डमरू मध्य का डेटा। सही कहा आपने। ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन चोक पॉइंट्स में से एक है। लेख के अनुसार वैश्विक तेल और एलएनजी का 20% हिस्सा इसी संकरे गलियारे से गुजरता है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए स्रोत ने 1970 के दशक के तेल संकट की याद दिलाई है। वो बहुत बड़ा संकट था, है ना? उस समय वैश्विक आपूर्ति में लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का नुकसान हुआ था और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। लेकिन आज का संकट तो बहुत बड़ा है। हाँ, ये पहले से ही अनुमानित 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति को बाधित कर रहा है। 11 मिलियन, ये 70 के दशक से दोगुने से भी ज्यादा है। और ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। जब इतना तेल रुकता है ना, तो जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छूने लगता है। बिल्कुल। मालवाहक जहाजों को लंबे रास्ते लेने पड़ते हैं और पूरी दुनिया में सप्लाई शॉक पैदा होता है। और भारत के लिए ये कितनी बड़ी चिंता है, ये इस डेटा से पता चलता है। मतलब भारत अपनी तेल जरूरतों का 90% और गैस का 50% आयात करता है। सही आंकड़ा है। कतर अकेले हमारे एलएनजी आयात का 41% हिस्सा देता है। हमारी एलपीजी खपत का 60% आयात से पूरा होता है और उसका 90% हिस्सा उसी हॉर्मुज के रास्ते से आता है। तो स्थिति गंभीर है। तो अगर हम इस डेटा को सामने रखें तो इसका सीधा सा मतलब क्या ये नहीं है कि हमारी रसोई की गैस से लेकर हमारी फैक्ट्रियों की बिजली तक सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या चल रहा है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या हम पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर हैं? यही सबसे बड़ा संकट है। और देखिए, इसका समाधान सिर्फ इस चश्मे से नहीं देखा जा सकता कि हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ना है। ये सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा। जब तक हम बाहर से आने वाले तेल और गैस पर इतने ज्यादा निर्भर रहेंगे, हमारी नीतियां उन समुद्री मार्गों की बंधक बनी रहेंगी जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसका एकमात्र समाधान है ऊर्जा के ऐसे स्रोत खोजना जो हम खुद अपने देश में पैदा कर सकें। मतलब आप गैर जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी? बिल्कुल। सोलर और विंड एनर्जी हमें इस भू राजनीतिक ब्लैकमेल से आजाद कर सकती हैं। इसकी वजह यह है कि एक बार जब आप सोलर पार्क या विंड टरबाइन लगा लेते हैं तो वो दशकों तक बिजली देते हैं। हाँ, उनका जीवन काल काफी लंबा होता है। सोलर पैनल 25 से 35 साल चलते हैं और विंड टरबाइन 20 से 25 साल। सूरज की रोशनी या हवा को कोई देश ब्लॉक नहीं कर सकता। यह एक बहुत ही मजबूत तर्क है। लेकिन जब तक हम पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट नहीं होते, तब तक कूटनीतिक स्तर पे क्या किया जा सकता है? क्योंकि हम रातों रात तो तेल का आयात बंद नहीं कर सकते ना। इसके लिए अर्थशास्त्री नितिन देसाई ने अपने लेख में एक बहुत अच्छी रणनीति सुझाई है। अच्छा, क्या है वो? उनका कहना है कि भारत को अमेरिका जैसी ग्लोबल बुली शक्तियों पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। इसके बजाय हमें मिडिल पावर्स जैसे ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको के साथ गठजोड़ करना चाहिए, ताकि हमारी सप्लाई चेन का डिसेंट्रलाइजेशन हो सके, मतलब विकेंद्रीकरण हो सके। ठीक आपने। CPTPP जैसे मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए भारत कई अलग अलग देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर सकता है। इससे होगा ये कि अगर कोई एक महाशक्ति हम पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी तो हमारे पास दूसरे विकल्प मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर ऊर्जा और पर्यावरण अब सिर्फ ग्रीन इनिशिएटिव नहीं रहे, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के सबसे धारदार हथियार बन चुके हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर ऊर्जा और पर्यावरण हमारे देश के सर्वाइवल के लिए इतने ही जरूरी हैं, तो देश की बड़ी कंपनियां इसके लिए क्या कर रही हैं? ये सवाल हमें हमारे अगले स्रोत की तरफ ले जाता है, जो CSR पर बात करता है। जी, जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के आंकड़ों का पर्दाफाश करता है। और यहाँ जो तस्वीर सामने आती है ना, वो काफी चौंकाने वाली है। सच कहूं तो कॉरपोरेट जगत की प्राथमिकताएं अक्सर कागज पर कुछ और जमीन पर कुछ और ही होती हैं। आप खुद देखिए, आंकड़ों के मुताबिक कंपनियों का 38% CSR फंड शिक्षा पर जाता है, 22% स्वास्थ्य पर खर्च होता है, लेकिन
जब बात पर्यावरण की आती है तो ये आंकड़ा सिकुड़कर सिर्फ 7 से 9% रह जाता है। सिर्फ 7 से 9%। ये असंतुलन इसलिए है क्योंकि कंपनियां पर्यावरण को एक धीमी और लंबी अवधि की समस्या मानती हैं। हाँ, उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखते। बिल्कुल, जबकि शिक्षा या स्वास्थ्य में निवेश के नतीजे जल्दी दिखते हैं। और जो थोड़ा बहुत 7-9% खर्च होता भी है ना, वो भी बहुत सतही है। स्रोत बताते हैं कि कंपनियां क्विक विंस के पीछे भागती हैं। जैसे एक दिन का प्लास्टिक विरोधी जागरूकता अभियान कर लिया, या आजकल मियावाकी प्लांटेशन का बहुत जोर है। हाँ, वो छोटे जंगल। हाँ, ये छोटी सी जगह पर बहुत तेजी से उगने वाले जंगल होते हैं जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में बहुत हरे भरे और सुंदर दिखते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये उस इलाके के असली इकोसिस्टम को ठीक नहीं करते। अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ में देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को ठीक करने का असली मतलब क्या है। हाँ, अगर मैं एक एनालॉजी का इस्तेमाल करूं तो मियावाकी प्लांटेशन पर करोड़ों खर्च करना ऐसा है जैसे आप एक शहर बसाने का दावा कर रहे हो, लेकिन आप वहां सिर्फ एक जैसी बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दें। बिना किसी सुविधा के। बिल्कुल, न वहां अस्पताल हो, न स्कूल, न बाजार। क्या वो एक जीवित शहर कहलाएगा? नहीं। सही बात है। वैसे ही एक असली जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होता, उसमें झाड़ियां, फंगस, स्थानीय कीड़े मकोड़े और जीव जंतु होते हैं। कंपनियां सिर्फ पेड़ लगा रही हैं, इकोसिस्टम नहीं बना रही। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला गेम चेंजर साबित होता है। वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला मामला। हाँ, सर्वोच्च अदालत ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के विलुप्त होने के खतरे वाले मामले में एक ऐतिहासिक नजरिया पेश किया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 51A जी का हवाला दिया है। और सुनने वालों की जानकारी के लिए बता दूं, ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये हर नागरिक का दायित्व तय करता है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे। कोर्ट ने कहा है कि ऊर्जा कंपनियों का जो व्यापार करने का अधिकार है, वो अब इस ग्रह और पर्यावरण को रिस्टोर करने की जिम्मेदारी के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं रही अब। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि पर्यावरण पर पैसा खर्च करना अब कंपनियों के लिए कोई दान या खैरात नहीं है जो वो अपनी मर्जी से करें। ये उनका संवैधानिक दायित्व है। वाह! आपने जो नुकसान किया है उसकी भरपाई आपको करनी ही होगी। ये तो कॉर्पोरेट जवाबदेही में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर इसका असर दिख रहा है? क्योंकि स्रोत में बॉन्ड चैलेंज का एक आंकड़ा है। हाँ, वो आंकड़ा काफी निराशाजनक है। जो बताता है कि भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर और खराब हो चुकी जमीन को रिस्टोर करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक जो 9.8 मिलियन हेक्टेयर जमीन ठीक की गई है, उसमें प्राइवेट कंपनियों का योगदान सिर्फ 2% है। ये 2% का आंकड़ा वाकई निराशाजनक है। ये दिखाता है कि नीतियां बन गई हैं, लेकिन जो रेस्टोरेशन गैप है वो अभी भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां सिर्फ ग्रीन वॉशिंग ही कर रही हैं। कुछ सकारात्मक उदाहरण भी मौजूद हैं। जैसे कि महिंद्रा का प्रोजेक्ट हरियाली। बिल्कुल, उन्होंने 25 मिलियन पेड़ लगाए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका फोकस सिर्फ पेड़ लगाने पर नहीं, बल्कि उनके जीवित रहने की दर यानी सर्वाइवल रेट पर है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इसी तरह आईटीसी का 1.3 मिलियन एकड़ का फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है। टाटा ग्रुप बड़े पैमाने पर जल संरक्षण कर रहा है और कोका कोला जैसी कंपनियां भी सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रही हैं, जहां कचरे को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। हाँ, लेकिन इन प्रयासों को अपवाद के बजाय नियम बनना होगा। सही कहा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कंपनियों को उनके ऐतिहासिक पर्यावरणीय कर्ज की याद दिला रहा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यायपालिका सामाजिक जवाबदेही और अधिकारों को लेकर भी नए नियम तय कर रही है। और यहाँ हमारी चर्चा कॉर्पोरेट बोर्डरूम से निकलकर समाज की सबसे गहरी और संवेदनशील परतों तक पहुँचती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आप धर्मांतरण और अनुसूचित जाति यानी एससी के दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की बात कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ एक बहुत ही जटिल कानूनी बहस सामने आती है। लेकिन इससे पहले कि हम इसे डिकोड करें, सुनने वालों के लिए यह स्पष्ट कर देना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या धार्मिक विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये निष्पक्षता बहुत जरूरी है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ स्रोत सामग्री में मौजूद कानूनी और सामाजिक तर्कों को पूरी निष्पक्षता के साथ सामने रखना है,
ताकि हम समझ सकें कि हमारे कानून कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। तो इस फैसले में क्या कहा गया है? तो स्रोत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति जो मूल रूप से अनुसूचित जाति से है, जिसका मतलब है कि वह हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से हैं, और वह स्वेच्छा से ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लेता है, तो वो व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देगा। अच्छा। और इसके परिणाम स्वरूप उसे SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाला कानूनी संरक्षण और आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। स्रोत ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक मामले का उदाहरण भी दिया है। वो पादरी वाला मामला? हाँ, जहां एक ईसाई पादरी ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के लिए SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा मांगी थी, जिसे कोर्ट ने इसी आधार पर खारिज कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया? इसके पीछे का कानूनी तर्क क्या है? वही तो। इसे समझने के लिए हमें धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच के अंतर को समझना होगा। देखिए, आरक्षण और SC/ST कानून का मूल उद्देश्य समाज की उन जातियों को सुरक्षा और अवसर देना था जिन्होंने सदियों से एक विशिष्ट धार्मिक व्यवस्था के तहत छुआछूत और भेदभाव का दंश झेला है। मतलब ये एक तरह का ऐतिहासिक सुधार या हिस्टोरिकल रेपरेशन है। एग्जैक्टली। अब कोर्ट का तर्क ये है कि इस्लाम और ईसाई धर्म सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित हैं। उनके धर्म ग्रंथों में जाति व्यवस्था की कोई जगह नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी जाति व्यवस्था की बुराइयों से बचने के लिए एक नया धर्म अपनाता है जो सबको समान मानता है, तो कानूनी तौर पर यह माना जाएगा कि वो उस जातिगत भेदभाव से बाहर आ गया है। अच्छा, तो कोर्ट का नजरिया ये है। हाँ, ऐसे में वह व्यक्ति नए धर्म में भी रहें और पुरानी जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण या कानूनी संरक्षण का दावा भी करे। इसे कोर्ट ने दोहरा लाभ माना है और इसे अमान्य कर दिया है। ये कानूनी और सैद्धांतिक तर्क तो अपनी जगह बहुत स्पष्ट है, लेकिन जो भी इंसान इस देश की जमीनी हकीकत को जानता है, वो शायद सोचेगा कि क्या धर्म बदलने से रातों रात समाज का नजरिया बदल जाता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। स्रोत भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि दलित ईसाई या दलित मुस्लिम जैसी अवधारणाएं समाज में आज भी मौजूद हैं। कई बार लोग धर्म तो बदल लेते हैं, लेकिन समाज उन पर चिपका हुआ पुराना जातिगत ठप्पा नहीं मिटाता। बिल्कुल सही कहा। यानी सैद्धांतिक आजादी का मतलब हमेशा सामाजिक आजादी नहीं होता। यही की पहचान सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि आप जन्म से क्या हैं या आपके कागजात क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि समाज आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। और जब हम समाज के व्यवहार और बुनियादी अधिकारों की बात करते हैं ना, तो मुझे तुरंत इतिहास की एक ऐसी घटना याद आती है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस आधुनिक कानूनी बहस की जड़ें असल में 20 मार्च 1927 के महाड़ सत्याग्रह से जुड़ती हैं। महाड़ सत्याग्रह भारतीय सामाजिक इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे अक्सर वो तवज्जो नहीं मिली जिसका वो हकदार है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए 1927 का समय। डॉक्टर BR अंबेडकर के नेतृत्व में 2500 से ज्यादा दलित महाराष्ट्र के महाड़ में एक साथ मार्च करते हुए चावदार तालाब तक पहुंचते हैं। उस समय उस तालाब का पानी जानवर तो पी सकते थे, लेकिन समाज के एक बड़े हिस्से को उसे छूने तक की मनाही थी। अंबेडकर और उनके साथियों ने वहां जाकर उस तालाब का पानी पिया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, ये कोई साधारण प्यास बुझाने की घटना नहीं थी। ये एक उद्घोषणा थी इस बात की कि हम भी इंसान हैं और इस प्रकृति के संसाधनों पर हमारा भी उतना ही हक है जितना किसी और का। और इसके बाद जो हुआ वो समाज के मानसिकता को और भी गहराई से उजागर करता है। सच में उन सत्याग्रहियों पर हमले किए गए और तो और उस तालाब को गाय के मूत्र और गोबर से शुद्ध किया गया। ये बहुत ही दुखद था। इसके बाद पूरे 10 साल तक एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। तब जाके 1937 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये माना कि वो तालाब एक सार्वजनिक संपत्ति है और उस पर सबका अधिकार है। हमारे स्रोतों में एडवोकेट संजय हेगड़े ने इस सत्याग्रह की तुलना एक बहुत ही शानदार तरीके से की है। जी, उन्होंने लिखा है कि 1930 में महात्मा गांधी का दांडी नमक सत्याग्रह एक विदेशी साम्राज्य के खिलाफ आजादी का आंदोलन था। बिल्कुल। लेकिन उससे 3 साल पहले 1927 का महाड़ जल सत्याग्रह इस देश की अपनी ही सबसे पुरानी मानसिक और सामाजिक गुलामी से मुक्ति का आंदोलन था। यह अधिकार छीनने की नहीं, बल्कि अपने ही देश में इंसान समझे जाने की लड़ाई थी। और यह हमें आज की तारीख में भी सोचने पर मजबूर करता है। महाड़ सत्याग्रह के लगभग 100 साल बाद
जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो क्या हम वास्तव में एक समतामूलक समाज बन पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आज की राजनीति में खोजना होगा, क्योंकि जब बात अधिकारों और प्रतिनिधित्व की आती है तो पानी के तालाब से शुरू हुई हमारी ये चर्चा सीधे संसद भवन के गलियारों तक पहुंच जाती है। बिल्कुल पहुंचती है। और संसद में प्रतिनिधित्व कैसे तय होता है, इसके नियम भी अब एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। आप महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के पेज की बात कर रहे हैं। जी, देश ने जश्न मनाया कि संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन इस कानून में एक शर्त जोड़ दी गई है। हाँ, और वो शर्त बहुत क्रूशल है। कि ये आरक्षण तभी लागू होगा जब परिसीमन पूरा हो जाएगा। अब जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि परिसीमन का मतलब है आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों के चुनावी नक्शे और उनकी संख्या को दोबारा तय करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। महिलाओं के कोटे को परिसीमन जैसी जटिल और लंबी प्रक्रिया के साथ आखिर क्यों जोड़ा गया? स्रोत इसका एक बहुत ही सीधा और कड़वा जवाब देते हैं। इसे मौजूदा 543 सीटों में भी तो लागू किया जा सकता था ना? बिल्कुल किया जा सकता था। लेकिन ऐसा इसलिए किया गया ताकि मौजूदा पुरुष सांसदों को ये डर न लगे कि उनकी अपनी सीटें छिन रही हैं। अगर परिसीमन के बाद लोकसभा की कुल सीटें ही बढ़ा दी जाएंगी तो किसी पुरुष को अपनी कुर्सी छोड़े बिना महिलाओं को अतिरिक्त सीटों पर बैठाया जा सकेगा। यानी केक का आकार बड़ा कर दो ताकि किसी का हिस्सा कम ना हो। एग्जैक्टली। रणनीति के हिसाब से ये चतुर कदम हो सकता है, लेकिन असली पेंच इस केक को बड़ा करने के तरीके में है। कि परिसीमन का आधार क्या होगा? सारा विवाद उस डेटा को लेकर है जिस पर यह पूरी प्रक्रिया टिकी होगी। हाँ। क्या हम 2011 की पुरानी जनगणना का इस्तेमाल करेंगे या भविष्य की 2027 की जनगणना का? और अगर हम 2011 के पुराने आंकड़ों पर परिसीमन करते हैं तो स्रोत के मुताबिक क्या तस्वीर बनेगी? एक अनुमान के मुताबिक अगर 2011 का डेटा इस्तेमाल होता है तो लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 816 तक जा सकती हैं। बाप रे, 816? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। केरल जैसे राज्य की सीटें 20 से बढ़कर 30 हो सकती हैं, जिनमें से 10 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई सबको ज्यादा सीटें मिल रही हैं। कागज पर, हाँ, लेकिन यहीं पर वो सबसे बड़ा आहा मोमेंट या विडंबना छुपी है जिसे हमें समझना होगा। अगर हम 2011 के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हम भारत के पिछले 15 सालों के भारी जनसांख्यिकीय बदलावों, मतलब डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, करोड़ों लोगों के पलायन और शहरीकरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। मतलब हम 2027 या उसके बाद के भारत के लिए वो नियम बनाएंगे जो 2011 की सच्चाई पर आधारित है। ये तो बहुत अजीब है। बिल्कुल। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि इसका राजनीतिक खमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? दक्षिण भारत के उन राज्यों को जिन्होंने पिछले दशकों में परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में शानदार सफलता हासिल की है। अच्छा, क्योंकि उनकी आबादी कम बढ़ी है? एग्जैक्टली, चूंकि उनकी आबादी कम बढ़ी है, परिसीमन के बाद संसद में उनका अनुपातिक प्रतिनिधित्व घट सकता है। ओहो। इसके विपरीत उत्तर भारत के जिन राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है, उनका संसद में दबदबा और बढ़ जाएगा। ये तो ऐसा हुआ कि आप किसी राज्य को उसकी सफलता के लिए दंडित कर रहे हैं और विफलता के लिए पुरस्कृत। ये तो वाकई एक लोकतांत्रिक दुविधा है। नीतियां और नियम ऐसे मोड़े जा रहे हैं जो जमीनी हकीकत को ही झुठला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटे ना, तो हमने देखा कि कैसे दुनिया और देश को चलाने वाले नियम हर स्तर पर एक बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। हर फ्रंट पर बदलाव हो रहा है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हमने देखा कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच का भू-राजनीतिक खेल हमारी ऊर्जा सुरक्षा को सीधे चुनौती दे रहा है, जिसका हल सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी में है। देश के भीतर पर्यावरण को लेकर कॉर्पोरेट जगत की खानापूर्ति को सुप्रीम कोर्ट एक सख्त संवैधानिक दायित्व में बदल रहा है, जो कि बहुत जरूरी था। और सामाजिक स्तर पर न्यायालय धर्मांतरण और ऐतिहासिक अधिकारों के बीच की बारीक और जटिल रेखाएं खींच रहा है, जो हमें 1927 के महार सत्याग्रह के संघर्षों की याद दिलाता है। बिल्कुल। और अंत में राजनीतिक स्तर पर महिला आरक्षण और परिसीमन के डेटा के जरिए संसद का पूरा भविष्य ही तय होने वाला है। इन सब बदलते नियमों और उथल-पुथल को देखते हुए सुनने वालों के लिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है, जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। क्या है वो सवाल? आज हमने भू राजनीतिक शक्ति, कॉर्पोरेट पावर, कानूनी अधिकार और संसद में सीटों की बहुत बात की, लेकिन सोचिए,
क्या असली शक्ति सिर्फ संसद में एक अतिरिक्त सीट हासिल कर लेने में है, या वैश्विक स्तर पर महाशक्तियों के साथ कोई नया मुक्त व्यापार समझौता कर लेने में है, या फिर असली शक्ति इस बात में है कि हम एक समाज के रूप में अपने सबसे बुनियादी और जरूरी चीजों को कैसे सुरक्षित करते हैं। सही बात है। क्या हम सबको पीने का साफ पानी दे पा रहे हैं, जिसके लिए 1927 में महाड़ में सत्याग्रह करना पड़ा था? क्या हम सांस लेने के लिए साफ हवा सुनिश्चित कर पा रहे हैं? और क्या हम एक दूसरे के प्रति कागजों से बाहर निकलकर एक सच्ची और जमीनी समानता स्थापित कर पा रहे हैं? सत्ता के नियम चाहे कितने भी बदल जाएं, सोच कर देखिए कि क्या इन बुनियादी हकों के बिना कोई भी समाज, कोई भी देश या कोई भी अधिकार असल मायने में शक्तिशाली कहला सकता है? ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। नियम भले ही ऊपर से थोपे जाएं या बदले जाएं, लेकिन किसी भी समाज की असली ताकत उसकी उस बुनियाद में होती है जो जमीन से जुड़ी होती है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसे हम यहीं खुला छोड़ रहे हैं, ताकि सभी इस पर खुद विचार कर सकें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इन बदलते नियमों, उनके पीछे छिपे कारणों और अपने आसपास की दुनिया को इसी तरह डिकोड करते रहिए, क्योंकि सतह पर भले ही सब शांत लगे, गहराई में हमेशा कुछ नया आकार ले रहा होता है। जुड़ने के लिए शुक्रिया।